लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। क्या मिला एमएसएमई को, क्या मिला स्टार्टअप को, और क्या है बजट में एक मीडियम वर्ग के लिए और बिजनेस के लिए। तो मैं सीए उत्तम मोदी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो के अंदर। बजट जैसा कि आप सब लोगों को पता है आ चुका है और उसकी अपडेट्स भी आप लोगों ने देख ली होगी, मगर आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक ही चीज की जो चर्चा हो रही है वो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। मगर क्या सिर्फ बजट इतने तक सीमित है? तो चलिए जानते हैं, सेगमेंट वाइज बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में किन किन सेगमेंट को, किन किन सेक्टर्स को क्या क्या मिला है, क्या क्या अपडेट्स है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। बेसिकली ये वीडियो जो है इनकम टैक्स के बारे में होगा, उसके बाद एमएसएमई में क्या मिला, जनरल सेक्टर में क्या मिला, अगर मैं बोलूँ स्टार्टअप में क्या मिला, और क्या क्या बेसिक बदलाव हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमें इफेक्ट करने वाले हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव हुए उसके साथ में। जब इनकम टैक्स में बदलाव की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा विषय आता है 12 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना। बट क्या ये वास्तविक है? 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, इसका मतलब क्या? अगर मैं बात करूं तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं का वास्तविक मतलब ये है, अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी आय इससे ऊपर है तो आपको कर देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 12 लाख रुपए तक की आय कैसे एग्जिम्प्ट है, तो 87A की रिबेट जो कि पहले 7 लाख रुपए तक दी जाती थी उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि 12 लाख रुपए तक जो टैक्स बनेगा उस पर 87A की रिबेट दे दी जाएगी, जिससे आपका टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल रेट, जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन या लॉटरी, इस टाइप के जो भी स्पेशल रेट के टैक्सेशन लगते हैं वो इस रिबेट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं अगर बोलूं कि 12 लाख रुपए तक की आय एग्जेम्प्ट नहीं है, 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है। यहाँ पर एक ही बात बताना चाहूंगा कि 75,000 रुपए जो सैलरीड क्लास है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो इस टाइप से सैलरीड क्लास के लिए 12,75,000 रुपए, जिसमें भी कोई भी स्पेशल रेट का मैं बोलूं कि आय इंक्लूड नहीं है, तो 12,75,000 रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे अगर मैं बात करूं तो 12,75,000 रुपए अगर मान लीजिए किसी की आय है तो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अब उस पर आय आ जाती है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख पर जो भी टैक्स बनेगा उसको 87A में रिबेट मिल जाएगी। तो होप अब आप समझे होंगे कि 12 लाख रुपए तक की आय कैसे एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी इनकम यहीं पर 13 लाख रुपए है तो आपको पूरे 13 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। कैसे, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी आय 12 लाख रुपए है, तो उस पर 0 से 4 लाख, क्योंकि यहाँ पर स्लैब रेट को भी रिवाइज किया गया है, तो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वहीं पर 4 से 8 लाख रुपए तक अगर आएंगे तो 5% टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा, और 8 से 12 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स है। 12 से 16 लाख रुपए तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 20 से 24 लाख पर 25% टैक्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूं 25% की स्लैब को ऐड किया गया है, और 24 से 30 लाख रुपए, 24 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस स्लैब में चेंजेस किए गए, और उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो 87A की रिबेट में भी चेंज किए गए। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझता हूं कि उदाहरण के तौर पर मेरी आय कैसे एग्जेम्प्ट है 12 लाख रुपए तक, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए 0 से 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और 4 से 8 लाख रुपए 5% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 20,000 रुपए। वहीं पर 8 से 12 लाख रुपए 10% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 40,000 रुपए। तो टोटल टैक्स हुआ आपका 60,000 रुपए, जो कि 87A की रिबेट में कंसीडर कर लिया जाएगा, और आपको 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। यही अगर मैं बात करूं, अगर आपकी आय 13 लाख रुपए और मान लूं कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, तो उस केस में आपको टैक्स कुछ इस टाइप से देना है। 0 से 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, और 4 से 8 लाख तक 5% यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा, और 8 से 12 लाख रुपए तक की अगर मैं बात करूं तो 40,000 रुपए 10% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है, और 12 से 13 लाख रुपए तक के बीच में आपका टैक्स बनता है 15% के हिसाब से, यानी 15,000 रुपए। तो अगर मैं टोटल करूं 20,000, 40,000 और 15,000, तो 75,000 रुपए आपको 13 लाख की आय पर टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर अज्यूम किया कि आपकी कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। तो स्पेसिफिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट मिली है, 12 लाख रुपए तक की आय एग्जेम्प्ट नहीं है। छूट के माध्यम से ये आय जो है वो कर फ्री हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि डबल बेनिफिट कैसे मिला, एक तो टैक्स की स्लैब जो है वो रिवाइज कर दी गई, और 87A की रिबेट जो है वो बढ़ा दी गई। इससे क्या है, करदाताओं को डबल बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। मगर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि कोई भी स्पेशल टैक्स रेट से
जिस पर भी टैक्स लगता है वो 87A की रिबेट में कंसीडर नहीं किया गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 11 लाख रुपए जो है वो नॉर्मल इनकम है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं 50,000 रुपए भी अगर आपकी स्पेशल रेट की यानी कैपिटल गेन है, तो आपको 50,000 रुपए तक वो छूट नहीं दी जाएगी और इस पर स्पेशल रेट से टैक्स दिया जाएगा। और क्या क्या अपडेट है अगर मैं बात करूं टीडीएस के बारे में, तो टीडीएस में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, तो बात करते हैं टीडीएस की। सबसे पहला अपडेट है किराए पर जो टीडीएस कटता था रेंट पर, वो पहले 2,40,000 रुपए हुआ करता था, जो कि अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। टीसीएस का पेमेंट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से हटा दिया गया है, मतलब अगर आप टीसीएस की पेमेंट जो वो डिले करते हैं तो अब उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं लगाई जा सकती। एक और मेन अपडेट अगर मैं बोलूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अब कोई भी ओनर 0 वैल्यू पर दिखा सकता है। अगला अपडेट है हमारा कि जो लोन है एजुकेशन लोन, उस पर टीसीएस का जो प्रोविजन है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, या मैं बोलूं रिमूव कर दिया गया है। एक अपडेट यहाँ पर और है कि एलआरएस के तहत जो टीसीएस की सीमा है, जो टीसीएस की लिमिट है वो 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर रेमिटेंस की जो अमाउंट है या लिमिट है वो बढ़ा दी गई है टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये भी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला था कि हम लोग एक नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वीक, और दूसरा अपडेट ये रहेगा कि उन्होंने अपनी एक लाइन में ये भी बोला था कि टीसीएस और टीडीएस की रिटर्न जो रेट्स है उसको रिवाइज किया जाएगा टीडीएस के प्रोविजंस को इजी बनाने के लिए। तो देखने वाली बात ये रहेगी और गौर करने वाली बात रहेगी कि कैसे जो नई जो इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है उसके अंदर टीडीएस की रेट्स को मैं बोलूं कि प्रोविजन किया जाता है उनका, और कैसे वो एक्सेप्ट की जाती है। नेक्स्ट अपडेट हमारा है कि अपडेटेड रिटर्न, या मैं बोलूं कि प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न्स, जो कि मैं बोलूं 2 साल प्रीवियस ईयर की रिटर्न हम लोग आईटीआर यू के तहत भर सकते थे, उसका टाइम पीरियड बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, यानी कि अब आप 4 साल की रिटर्न्स आप भर सकते हैं। और मैं बोलूं कहीं ना कहीं 31 दिसंबर से पहले अगर मैं बात करूं तो आप 5 साल की रिटर्न्स कहीं ना कहीं भर सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ पिछले 4 साल, तो टोटल 5 साल की रिटर्न एक साथ भरी जा सकती है। और अब मैं अगर बात करूं कि ये रिटर्न्स कैसे भरी जाएगी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, गवर्नमेंट का पर्पस था अगर कोई भी एरर रह गई आपकी रिटर्न में तो आप जो अपनी इनकम ऐड कर दीजिए और वो एरर को रेक्टिफाई कर लीजिए। बट ध्यान रखने वाली बात ये यहाँ पर आपकी इनकम में अपडेशन होना चाहिए, इनकम जो आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। इनकम अगर आपकी कम हो रही है तो आप आईटीआर यू नहीं भर सकते, यानी कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी बनती है तो आप आईटीआर यू भर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर मैं बात करूं कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के 12 महीने के अंदर अंदर भरते हैं तो आपको टैक्स के साथ 25% पेनल्टी देनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। अब अगर मैं बात करूं 12 से 24 महीने में भरते हैं तो आपको 50% पेनल्टी, टैक्स अमाउंट का 50% पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए। वहीं अगर आप अपडेटेड रिटर्न 24 से 36 महीने के अंदर भरते हैं, यानी 2 से 3 साल के बीच में भरते हैं, तो आपको टैक्स के साथ उसका 60% पेनल्टी और इंटरेस्ट देना रहेगा। और वहीं पर अगर ये लास्ट 4th ईयर में, यानी बोलूं 4 साल पहले की रिटर्न आप भरना चाह रहे हैं, तो आपको टैक्स प्लस 70% टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मोदी सरकार के बजट की बात बिना एमएसएमई के अधूरी रहती है, और ये देखा भी गया है क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से एमएसएमई को बूस्ट देने के लिए हर बजट में कुछ न कुछ नया जो है वो दिया जाता है। तो इस बार क्या किया गया, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एमएसएमई की डेफिनेशंस को बदल दिया गया है। एमएसएमई की डेफिनेशन अगर आप टर्नओवर के तरह से देखेंगे तो जो प्रीवियस मैं बोलूं कि लिमिट्स थी उसको 2 गुना कर दिया गया है, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो लिमिट्स को 2.5 गुना कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो जैसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी जाती थी कि जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो, अब उसी लिमिट को 2.5 करोड़ कर दिया गया, यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर कंसीडर होंगे और आपको बेनिफिट मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं स्मॉल, तो पहले 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट को स्मॉल इंडस्ट्रीज में कवर किया जाता था, जो कि अब 2.5 गुना यानी कि 25 करोड़ हो गया है, और मीडियम में जो पहले 50 करोड़ हुआ करता था वो अब 125 करोड़ तक हो गया है। वहीं अगर टर्नओवर के बेसिस पे बात करूं तो स्मॉल इंडस्ट्री जो कि पहले 5 करोड़ रुपए टर्नओवर तक माइक्रो इंडस्ट्री मानी जाती थी, अब वो 10 करोड़ तक हो गई है, और स्मॉल इंडस्ट्री जो कि पहले 50 करोड़ तक मानी जाती थी वो अब डबल यानी कि 100 करोड़ तक अब स्मॉल इंडस्ट्री मानी जाएगी। और मीडियम इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मीडियम इंडस्ट्री पहले 250 करोड़ तक मानी जाती थी और अब वहीं पर डबल यानी कि 500 करोड़ तक मानी जाएगी। तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चेंज है, एमएसएमई के अंदर की डेफिनेशन यहाँ पर बदल दी गई है और एरिया जो है इसका और ज्यादा वाइडर कर दिया गया है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 90-95% इंडस्ट्री जो वो
कहीं ना कहीं इसमें कवर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं अगले अपडेट की, तो मुद्रा लोन दिए जाएंगे होम स्टेज को। किस लिए? बेसिकली अगर मैं बात करूं लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुद्रा लोन्स जो है वो होम स्टेज के लिए भी दिए जाएंगे। और अगर कोई भी होम स्टे अपने आप को बेसिकली रजिस्टर करता है तो उसे लोन की फैसिलिटी, मुद्रा लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। मुद्रा लोन जो है मोदी गवर्नमेंट ने बहुत पहले स्टार्ट किया था। 3 कैटेगरी में मुद्रा लोन बेसिकली अगर आपको पता हो तो दिया जाता है। अगर अगला अपडेट बात करूं, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो थी एमएसएमईज के लिए, वो उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ाकर 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था किसानों को खेती-बाड़ी के लिए, उसी टाइप से कस्टमाइज्ड एक तरह से एमएसएमई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमईज को, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक होगी। और अगर एक अपडेट और बात करूं मैं फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री की, तो फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, जिससे कि लगभग 22 लाख नौकरियां मिलने की संभावना है। नेक्स्ट अपडेट अगर मैं बात करूं एमएसएमई सेगमेंट में, तो मोदी गवर्नमेंट ने SC/ST मैं बोलूं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक टर्म लोन फैसिलिटी की घोषणा की है, जो कि 2 करोड़ रुपए तक होगा। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट अगले 5 साल में लगभग 5 लाख लेडीज को प्रमोट करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन प्रोवाइड कराएगी। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा कि लेडीज एंटरप्रेन्योर जो कि SC/ST से बिलोंग करती है उनको आगे बढ़ावा मिले। GST, इसको कैसे भूला जा सकता है? तो एक चेंज की मैं यहाँ पर बात करूंगा कि जो वाउचर्स को लेकर टाइम ऑफ सप्लाई की बात की जाती थी वो अब हटा दी गई है, या मैं बोलूं कि अब कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है वाउचर्स को लेकर। अब मैं अगर बात करूं कस्टम एक्ट की, इनडायरेक्ट टैक्स में मेजरली यहाँ पर कस्टम एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो किस टाइप से अगर मैं बात करूं तो कुछ टैरिफ रेट्स जो है अगर मैं बात करूं तो उनको हटा दिया गया है। 7 टैरिफ रेट्स यहाँ पर है जिनको हटा दिया गया, जो एडिशनल टैरिफ यहाँ पर देना पड़ता था। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो 82 आइटम्स पर जो है वो हटा दिया गया है। और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको छूट दी गई है। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। और फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसका मतलब फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर अब आगे फ्यूचर में महंगी होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि कुछ मिनरल्स जो है उनको BCD से छूट दी गई है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए अगर मैं बात करूं तो 35 आइटम्स को BCD से छूट दी गई है। तो बेसिकली इससे ईवी के सस्ते होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं ओपन सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% अब कर दी गई है। बजट में अगर मैं बात करूं FDI की, तो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर जो पहले 74% FDI अलाउ था उसको बढ़ाकर 100% यहाँ पर करने का प्रपोजल बजट में दिया गया है। तो बेसिकली एक ही पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि FDI इंश्योरेंस सेक्टर पर 100% करने का प्रपोजल दिया गया है। और क्या हुए बदलाव बजट के अंदर, तो देखते हैं। सबसे पहला और मेजर जो रहा वो रहा कि मखाना बोर्ड बिहार के लिए अप्रूव किया गया, बजट के अंदर मैं बोलूं प्रपोज किया गया। और बोर्ड को 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बिहार में मखाना इंडस्ट्रीज बहुत मैं बोलूं तेजी से बढ़ रही है, और इसको और ग्रो करने के लिए और इसको अगर मैं बोलूं कि सिस्टमेटिक तौर पे लाने के लिए यहाँ पर मखाना बोर्ड का निर्माण गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। अगला अपडेट अगर मैं बात करूं फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री को लेकर, जो कि 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यहाँ पर करने वाली है, जिससे कि 22 लाख जॉब्स बनने की संभावना है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा खिलौनों के लिए। 5 साल में कॉटन इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए प्लान बनाया जाएगा यहाँ पर। और किसान क्रेडिट कार्ड जो था उसकी लिमिट 3 लाख से 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। अर्बन चैलेंज फंड में गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो बेसिकली ये थी कुछ अपडेट्स। अब अगर बात करूं मैं मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन सेक्टर में, तो क्या दिया बेसिकली गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर, तो यूरिया प्लांट असम में 1.27 करोड़ टन की कैपेसिटी का बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश करेगी। सोलर पैनल, सोलर PV अगर मैं बात करूं, बैटरी को सिस्टम डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी। 50,000 अटल थिंकरिंग लैब्स जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएगी। अब बात करते हैं बेसिकली क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ इस बजट के बाद में आपके घर का, या मैं बोलूं मेरे घर का। फ्लैट पैनल डिस्प्ले की हमने बात करी, जिस पर BCD 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। तो कहीं ना कहीं फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर महंगी होगी आने वाले टाइम में बजट के अप्रूवल के बाद में। और अब क्या सस्ता हुआ अगर मैं बात करूं,
तो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जैसा कि जो ड्यूटी है वो 0 कर दी गई। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स वो सस्ते होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है जिन पर कुछ कंपोनेंट्स पर जो टैक्स ड्यूटी थी उसको 5% कर दिया गया है, तो वो सस्ते होने वाले हैं। एलसीडी एलईडी बनाने में जो आइटम काम लेते हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है वो सस्ते होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको बढ़ावा बेसिकली गवर्नमेंट देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ईवी जो है आने वाले टाइम में सस्ते होते हुए दिखाई दे रही है। मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 28 एडिशनल गुड्स एडजस्टमेंट कैपिटल गुड्स की लिस्ट में उनको इंक्लूड कर दिया गया है, और शिप मैन्युफैक्चरिंग में 0 कस्टम ड्यूटी अगले 10 साल तक कंटिन्यू रहेगी। और फुटवेयर फर्नीचर में वेट ब्लू लेदर के कस्टम ड्यूटी जो है वो हटाई गई है। और क्रिटिकल मिनरल्स में अगर मैं बात करूं तो 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। आसान भाषा में मैंने आपको बजट की बात जो आपके और मेरे काम की है वो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करी। मैंने इसके अंदर कोई भी फिजिकल डेफिसिट या गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सी नई स्कीम्स लाई, एजुकेशन के लिए क्या किया, उन सब की बात नहीं करी है। मैंने इस वीडियो के अंदर केवल और केवल फाइनेंस सेक्टर को जो चीजें इंपैक्ट कर सकती है मेजरली उनको बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आप समझ पाए कि कितना इम्पैक्ट आने वाले टाइम में किस किस चीज़ों पर पड़ेगा, आपकी आय पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या मैं बोलूं कि किस चीज़ पर बेसिकली कोई चीज़ सस्ती होने वाली है या फिर आपके एक्सपेंडिचर कहां पर बढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नया इनकम टैक्स एक्ट आते ही हम लोग अपडेट लेकर आएंगे। थैंक यू।